सो गाइस देखो, ऑलरेडी हम सिंप्लेक्स मेथड देख चुके हैं। आप में से जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा होगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने इसी प्लेलिस्ट में आपको सिंप्लेक्स मेथड लेक्चर 1 दिख जाएगा दोस्तों। तो सिंप्लेक्स मेथड लेक्चर 1 पे आपको जाना है फटाफट से और उसको देखना है। उसके बाद ये सेशन देखो तो आपको और बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो देखो गाइस, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, और आपको बोल दिया है मैक्सिमाइज। अगेन ये आपको दे दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू ये दो कंस्टेंट दे दिए है और ये नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है। अगेन आपको याद होगा जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पहले आपको इसको पूरा मॉडिफाई करना होगा। दो ही टाइप के ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, एक तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो इस बार मैक्सिमाइज दिया है। z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2, यहाँ तक तो एज इट इज। नाउ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू जो कंस्टेंट दिया ना, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो दायरा डिसाइड करता है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये डिसाइड करते हैं ये दोनों। कभी कभी तीन दिए होते हैं आगे, वो भी क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइज 10x1 प्लस, बट मैंने क्या कहा, वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, हमें हमेशा वो इक्वल टू फॉर्म में लेना है। तो अब यार ये एलएचएस छोटा पड़ रहा है। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो देखा था लेस देन का ही था, ग्रेटर देन में क्या करना है वो हम देखेंगे बहुत जल्दी। उसके लिए अलग मेथड है, बट करने का तरीका सेम है गाइस, वो हम बहुत जल्द देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में। सो 10x1 प्लस 20x2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एलएचएस थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मान लो वो जितने भी मार्जिन से छोटा पड़ रहा है वो वेरिएबल में मान लेता हूँ S1। यानी कि जैसे मैं S1 LHS में ऐड कर दूंगा ये इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरह गाइस 8x1 प्लस 8x2। अगेन यहाँ LHS छोटा पड़ रहा है, इक्वल है या फिर छोटा भी पड़ सकता है ना। तो गाइज मैं ये मान लूंगा S2। अब आप बोलोगे सर लेकिन इक्वल टू भी तो बोला है, अगर ये ऑलरेडी इक्वल हुए तो कोई बात नहीं, S2 की वैल्यू जीरो ले लेंगे। अगर ये ऑलरेडी इक्वल हो रहा है तो S2 की वैल्यू जीरो मान लो। अगर मान लो जैसे कि 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। अब 8 में कितना जोड़ू तो 10 मिले, 8 प्लस 2, तो ये S की वैल्यू 2 हो गई। अगर मान लो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, 10 में कितना जोड़ू तो 10 मिले, जीरो। तो हम कुछ तो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू वेरिएबल है ना वो, उसकी वैल्यू तो वेरी होगी एज पर द सिचुएशन। वो 2 से कम बढ़ रहा है तो वो 2 हो जाएगी, 4 से कम बढ़ रहा है तो 4 हो जाएगी। कम ही नहीं बढ़ रहा, ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि इक्वल की भी तो चांस है ना। हर जगह आपको लेस देन इक्वल टू बोला है, तो अगर इक्वल पड़ रहा है तो भी दिक्कत नहीं गाइस, इक्वल पड़ रहा है तो वो तब जीरो हो जाएगा। बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये एक टिपिकल प्रोसेस है जो फॉलो करनी होती है सिंप्लेक्स मेथड की, जो आपने पहले सेशन में देखा था। और लास्ट में गाइज जो दो वेरिएबल थे, जो हमेशा ये होती है नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट की x1 और x2 कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। तो x1 x2 के साथ साथ अब आपको इसमें s1 और s2 भी ले लेना है, क्योंकि ऑफकोर्स ये कुछ तो कम पड़ रहा है तो हम कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे ना इसमें। अगर ये कुछ कम पड़ रहा है आरएचएस से तो इसमें हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके ही उसको इक्वल करेंगे, निगेटिव थोड़ी ऐड करेंगे। तो S1 S2 भी क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट गाइस, आपका पूरा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। और अगेन आप बोलोगे सर कांस्टेंट मॉडिफाई हो गया, नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट मॉडिफाई हो गया, लेकिन ये तो मॉडिफाई हुआ ही नहीं। तो यस ये भी होता है इसमें, बस हमें S1 S2 हम लिख तो रहे हैं, लेकिन अपने मन से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बदल नहीं सकते ना। यहाँ जैसे हमने S1 S2 प्लस किया तो इक्वेलिटी भी हम लेकर आए इंस्टेड ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। बट गाइज यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे प्लस S1 S2 कर रहा हूँ तो उसका सेटलमेंट में क्या करता हूँ, जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सब बातें डिटेल में हम देख चुके हैं पहले लेक्चर में, तो एक बार प्लीज देख लेना। ठीक है, तो गाइज ये हो गया हमारा वो फाइनल जो हम बोलेंगे क्वेश्चन जिसके ऊपर हम पहला सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, राइट। सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे गाइज। अब सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाना है आपको उसका स्ट्रक्चर पता है। आपको ये सारे वेरिएबल x1 x2 s1 s2 जितने भी वेरिएबल है लाइन से लिख देने होते हैं। सीजे ये होते हैं बेसिक वेरिएबल। सीजे मतलब उनकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोइफिशिएंट है 12 16, और इनके तो जीरो जीरो ही रहते हैं। फिर जो करंट वेरिएबल है, करंट वेरिएबल जो अभी हमने करंटली इंट्रोड्यूस करे हैं S1 S2, फिर उनके कोइफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो तो जीरो जीरो ही रहता है। ठीक है, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, करंट वेरिएबल। ठीक है, जो सीबी से रिप्रेजेंट होता है। और गाइस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये S1 कहाँ पर है, पहली कंस्टेंट में है, तो पहली कंस्टेंट के सारे कोइफिशिएंट यहाँ लिख दो, बराबर x1 के नीचे x1 का कोइफिशिएंट, x2 के नीचे x2 का, s1 के नीचे s1, s2 इसमें है नहीं इसलिए s2 का जीरो। अब S1 का कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है। सेम गाइज S2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कांस्टेंट को, तो यहाँ पे आप वो ले लोगे 8 8 1। अगेन S1 नहीं है इसमें सॉरी, तो S1 जीरो हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे आप लिखते हो बी, बी मतलब ये RHS 120 फर्स्ट 80 सेकंड। और गाइज उसके बाद आप ZJ निकालते हो, फिर CJ माइनस ZJ है ना। तो ये सिंप्लेक्स टेबल मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बताऊंगा ना। तो ये फटाफट से मैं बना लेता हूँ, राइट। ये फटाफट से बना लेते हैं हम। तो ये हो गया यहाँ पे आपका बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2 cj, जो कि कितना है
12 16 0 0, सो 12 16 0 0, राइट। फिर ये करंट वेरिएबल S1 S2 जिसको हम CB बोलते हैं, और इनके कोएफिशिएंट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो वही है 0 0। फिर गाइस अब कांस्टेंट के कोएफिशिएंट 10 20 1 0 ऑलरेडी हम बना चुके हैं दोस्तों, राइट। 10 20 1 0, और दूसरे कांस्टेंट के कोएफिशिएंट क्या है 8 8 0 1, ठीक है। सो 8 8, S1 तो है नहीं दूसरे में, बट S2 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। अब उसके बाद हम निकालते हैं ZJ। याद करो पहले सेशन में, ये बस प्रैक्टिस वाला सेशन है। यहाँ अच्छा B भी निकाल लो, तो B में मतलब जो RHS में 120 और 80, फर्स्ट कांस्टेंट में RHS कितना है ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, राइट। तो फर्स्ट कांस्टेंट में RHS है 120 और सेकंड कांस्टेंट में RHS है 80। ZJ कैसे निकालते हो गाइज, ये सारे कॉलम के जो कोएफिशिएंट है इनको आप रिस्पेक्टिव करंट जो वेरिएबल है, करंट वेरिएबल, इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हो। रिस्पेक्टिव यानी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, सेम अगले कॉलम का भी पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, और यहाँ लिखते जाओ, ठीक है। अगेन तो गाइज ये भी अब आपको मालूम है कि यहाँ तो 0 0, ये तो मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होगा ही नहीं। 10 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 0 0, है ना। 10 ने इस 0 को मल्टीप्लाई किया, 8 ने इस 0 को, बट 0 और 0 की एडिशन 0 ही होगी। सेम गाइज 20 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 0 0, ये 0 ही आएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे 0 0 है। तो ये 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, अगेन 0 0। तो गाइज यहाँ पर आपको ZJ मिल गया। उसके बाद आप क्या करते हो गाइज, उसके बाद आप निकालते हो CJ माइनस ZJ। मैंने पिछले सेशन में वो भी बोला है आपको कि कई बुक में आपको ZJ माइनस CJ भी दिखता है, बट उसमें फिर ऑप्टिमलिटी कंडीशन भी चेंज हो जाती है, बट आंसर डोंट वरी सेम ही आएगा। तो हम CJ माइनस ZJ से जा रहे हैं, जो भी CJ है आपका उसमें से ZJ माइनस करो। 12 माइनस 0 12, 16 माइनस 0 16, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। और गाइज ये जो भी CJ माइनस ZJ आपका आया है, वो अगर हम CJ माइनस ZJ निकाल रहे हैं, याद करो गाइज, अगर हम CJ माइनस ZJ निकाल रहे हैं तो हमने दो चीजें देखी थी। अगर हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो CJ माइनस ZJ की सारी वैल्यू 0 से छोटी या इक्वल आनी चाहिए। 0 से छोटी मतलब निगेटिव या इक्वल। और अगर क्वेश्चन मिनिमाइज का है तो CJ माइनस ZJ सारी ग्रेटर देन इक्वल टू यानी पॉजिटिव या इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो गाइज क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्वेश्चन किस चीज का है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का। और अगर मैक्सिमाइज का है तो आपको मालूम है कि CJ माइनस ZJ क्या आनी चाहिए थी, सारी निगेटिव या 0। ये तो 0 आ गई है, बट यार ये दिक्कत हो गई ना, ये हमारे रास्ते का कांटा बन गई है। तो अब हमें इसे हटाना होगा। इसको हम कैसे हटाएंगे, तो मैंने कहा भी था, इनमें जो सबसे बड़ा है, आई रिपीट, इनमें जो सबसे बड़ा है उसको पकड़ो, ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल को बोल दो इनकमिंग वेरिएबल। ये हो गया गाइस आपका इनकमिंग वेरिएबल, यानी x2 की अब एंट्री होने वाली है। बट x2 की एंट्री होगी कहाँ पे, इन दोनों के जगह, इन दोनों में किसी एक के जगह। अब एक ही वेरिएबल आएगा तो किसी एक की जगह आएगा ना, तो वो किसके जगह आएगा, कौन जाएगा, तब x2 आएगा। ये हम निकालेंगे एक रेशो निकाल के। तो यस, आपको रेशो निकालना होता है। रेशो में आप सिंपली क्या करते हो गाइस, ये जो भी इनकमिंग वेरिएबल है 16 में, आपने इन सब में आपको निगेटिव या 0 चाहिए था, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव, तो आपने 16 को पकड़ा, और 16 रिप्रेजेंट कर रहा है x2 को। तो x2 के जो भी कोएफिशिएंट है, इन रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट से b को डिवाइड करो। मतलब 120 डिवाइड बाय 20 बराबर उसका रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट 20 है, ये आया 6। एंड 80 डिवाइडेड बाय उसका रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट 8 10। और इनमें से जो सबसे छोटा है दोस्तों, इसको ले लो आउटगोइंग वेरिएबल। तो ये हो गया आपका आउटगोइंग वेरिएबल। मतलब कि दोस्तों अब x2 आ रहा है और s1 जा रहा है। x2 की एंट्री होने वाली है, राइट, और s1 की एंट्री एग्जिट होने वाली, मतलब x2 की एंट्री होगी किसके जगह, s1 की जगह, ठीक है। तो गाइस अब देख लो, अब सिंपल है। इसके बाद अब आपको क्या करना होता है, अब आपको ये इटरेशन टेबल बनता है ना, ये फर्स्ट इटरेशन। सो इटरेशन 1, पहला ये आपने बनाया सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल में अगर मान लो ZJ माइनस CJ माइनस ZJ है ना, CJ माइनस ZJ अगर सारे के सारे निगेटिव, क्योंकि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में अगर सारे के सारे निगेटिव या 0 आ जाते तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन नहीं आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसलिए पहला इटरेशन टेबल हम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ सबसे बड़े को हम बोल देंगे इनकमिंग वेरिएबल, फिर इस कोएफिशिएंट से b को डिवाइड करके जो सबसे छोटा रेशियो आया उसको बोल देंगे आउटगोइंग वेरिएबल, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट है दोस्तों, आने वाले सेशन में सब देखोगे आप, डोंट वरी, स्टे ट्यून। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो, और डेफिनेटली आपको इसमें बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। और जो भी आपकी और अलग रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक की, तो बिंदास कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। सो गाइस, अच्छा मैंने ये भी कहा था
कि कई बुक में आपको ZJ माइनस CJ दिखता है, तो उसमें ये कंडीशन फिर बदल जाती है। मैक्सिमाइज में वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, मिनिमाइज में लेस देन इक्वल टू, बट फाइनल आंसर गाइस घूम फिर के वही आता है, डोंट वरी। तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। चलो, सो अब आपको क्या करना है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर तो वही, CJ, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1 x2 S1 S2, ये तो चेंज नहीं होता है, 12 16 0 0, राइट। अब उसके बाद आप क्या करोगे गाइज, यहाँ देखो S1 जा रहा है, उसके जगह x2 आ रहा है, तो x2 लिख दो, और S2 तो एज इट इज, S2 एज इट इज। अब S2 का कोएफिशिएंट 0 है बराबर, और x2 का कोएफिशिएंट 16 है, तो यहाँ 16 लिख दो, राइट। अब गाइज याद करो, मैंने आपसे कहा भी था कि सबसे पहला रूल क्या है, जब भी आप इटरेशन टेबल बनाते हो सबसे पहला रूल क्या है, आप इस वाले कॉलम को क्या बोलते हो, जो इनकमिंग वेरिएबल का कॉलम है, इसको आप बोलते हो की कॉलम, इसको आप बोल देते हो की कॉलम। जो आउटगोइंग वेरिएबल का रो है उसको आप बोल देते हो की रो, और जो दोनों का इंटरसेक्शन है गाइस उसको आप क्या बोल देते हो, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट कितना हुआ, 20, राइट। तो सबसे पहला रूल क्या है कि की एलिमेंट को मुझे क्या करना है, 1 करना है, और वो 1 भी कैसे होगा, डिवीजन से, और डिवीजन जो भी होगी वो रो वाइज ही होगी हमेशा। तो गाइज आपको इस एंटायर रो को, ये फर्स्ट रो को 20 से डिवाइड करना होगा। जब भी फर्स्ट इटरेशन टेबल बनेगा, सबसे पहला रूल, इसमें की एलिमेंट जो भी आपका आया है, यानी रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन, उसको 1 करना है। तो मैं इस पूरे रो को 20 से डिवाइड करूंगा। अगर सिंपल है ना, यहाँ 20 और मुझे अगर यहाँ 1 लाना है, तो मैं 20 से डिवाइड करूंगा ना, सो 10/20 1/2 है ना। पूरे रो को करना होगा, लेकिन सिर्फ कहाँ तक, बी तक करना होता है ये ऑपरेशन, इसलिए लोगों ने बी तक ब्रैकेट बनाया है। सो 10/20 1/2, 20/20 1, 1/20 1/20, एंड 0/20 0, 120/20 6। यहाँ तो हो गया गाइज। उसके बाद दूसरा रूल क्या था, इस रिस्पेक्टिव कॉलम में की एलिमेंट छोड़कर, की एलिमेंट तो 1 करना है, और फिर रिस्पेक्टिव कॉलम के, इस की कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये एलिमेंट छोड़कर बाकी 0 होने चाहिए, मतलब ये 0 होना चाहिए। और ये 0 करने का फॉर्मूला हमने सीखा था गाइज। जो भी अब यहाँ पे न्यू एलिमेंट आने वाले हैं, जहाँ पे मुझे ये एलिमेंट 0 करना है, राइट, ये की कॉलम का ये जो एलिमेंट है, कौन छोड़कर, की एलिमेंट छोड़कर, यानी 20 छोड़कर, इसको तो 1 करना होता है, हमने कर दिया। अब इसको हम 0 कैसे करेंगे, तो ये न्यू एलिमेंट हमने फॉर्मूला सीखा था, ओल्ड एलिमेंट, यानी कि ओल्ड एलिमेंट क्या है, 8 है, बट मुझे उसको 0 करना है। तो उसका हमने सिंपल फॉर्मूला सीखा था कि ओल्ड एलिमेंट माइनस की रो वैल्यू, रिस्पेक्टिव की रो वैल्यू इनटू रिस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यू अपॉन की एलिमेंट, अपॉन की एलिमेंट, दैट्स इट दोस्तों, खत्म है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे हर रेखा, ये पूरे, जैसे पहली रो हमने पूरी चेंज कर दी, मैंने कहा है जो भी होगा चेंज रो वाइज होगा। अब ये पूरे रो के लिए जो दूसरी रो है, उसमें ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। जो की एलिमेंट की रो है ना दोस्तों, वहां पर आपको हमेशा उसको 1 करना होता है, तो 1 लाने के लिए 20 से डिवाइड किया, ये चेंज हो गया बी तक। अब इसको क्या करना है, इसको 0 करना है, और ये 0 लाने का जो ऑपरेशन है वो ये होता है, वो फॉर्मूला ये। अब बट ये अगेन, जैसे यार डिवीजन मैंने सिर्फ 20 को नहीं किया ना, पूरे रो को किया, उसी तरह ये फॉर्मूला सिर्फ 8 पे अप्लाई नहीं होगा, पूरे रो के लिए होगा। तो गाइस चलो, सबसे पहले मैं देखता हूँ ये 8 है ना, इसको चेंज करना है मुझे। इस 8 की जगह मुझे यहाँ पे न्यू एलिमेंट लाना है। ये तो 0 आएगा ही, मैं आपको लास्ट टाइम बताया भी था, अभी एक बार और बता दूंगा। तो गाइस इस नए इस 8 की जगह मुझे यहाँ नया नया एलिमेंट लाना है। वो नया एलिमेंट क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड एलिमेंट लिखना होगा आपको। तो ओल्ड एलिमेंट क्या था, 8, ठीक है, मैं इनको बदल देता हूँ। ओल्ड एलिमेंट था 8 माइनस, अब इसका रिस्पेक्टिव कीरो एलिमेंट, गाइस कीरो किसको बोला जाता है, मैंने यहाँ लिखा है ना, इस हॉरिजॉन्टल रो को, और की कॉलम इस वर्टिकल रो, वर्टिकल लाइन को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी की रो, वर्टिकल लाइन यानी की कॉलम, और दोनों का इंटरसेक्शन यानी की एलिमेंट। तो गाइस मैं इस एलिमेंट को बदलने की बात कर रहा हूँ। तो ओल्ड एलिमेंट क्या थी उसकी 8, अब इसका रिस्पेक्टिव की रो वैल्यू कितना है 10, इनटू उसकी रिस्पेक्टिव की कॉलम वैल्यू कितनी है 8, रिस्पेक्टिव मतलब उसके लाइन में, उसके लाइन में की रो का एलिमेंट है 10, उसके लाइन में की कॉलम का एलिमेंट है 8, डिवाइड बाय की एलिमेंट कितना है 20। सो गाइस 10 1 जार, 10 2 जार, 2 1 जार, 2 4 जार, सो 8 माइनस 4, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 4, बराबर इस पहले के जगह। गाइस चाहे तो दूसरे की जगह भी देख लो कैसे 0 आया। ओल्ड एलिमेंट क्या है 8, राइट। अब इसके रिस्पेक्टिव की रो का एलिमेंट कौन है, देखो रिस्पेक्टिव की रो का एलिमेंट 20 है, और रिस्पेक्टिव की कॉलम का एलिमेंट, अरे की कॉलम का एलिमेंट वो खुद ही है ना भाई, वो खुद ही है, अपॉन की एलिमेंट तो 20, तो देखो 20 20 कटा, 8 माइनस 8 0, तो यहाँ 0 आएगा ही। ये फॉर्मूला का इन्वेंशन, इस फॉर्मूला का जन्म ही हुआ है
इसको जीरो करने के लिए, यानी की एलिमेंट के रिस्पेक्टिव कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको जीरो करने के लिए, तो आप आंखें बंद करके जीरो लिख सकते हो, ये टाइम आप बचा सकते हो अपना। ठीक है, ये टाइम आप बचा सकते हो। तो ओरिजिनल 8 थी, उसका की देखो रिस्पेक्टिव की रो में 20 है, रिस्पेक्टिव की कॉलम में वो खुद ही है, अपॉन की एलिमेंट 20 है, सो 20 20 कटा 8 माइनस 8 जीरो। ठीक है, गाइस अब देखो अगला करते जाएंगे। अब अगला देखो, अगला क्या है, ये जीरो, ओल्ड एलिमेंट जीरो, इसका रिस्पेक्टिव की रो में कौन है 1 और रिस्पेक्टिव की कॉलम में है 8, तो 1 इंटू 8 अपॉन की एलिमेंट 20। सो गाइस 0 माइनस 8/20 कितना होता है 2/5, राइट। 4 से डिवाइड करने के लिए करने के बाद 2/5, तो ये बन गया -2/5, राइट। एंड लास्ट गाइज ये 1, अब इसका ओल्ड एलिमेंट है 1, रिस्पेक्टिव की रो में है 0, रिस्पेक्टिव की कॉलम में है 8, बट गाइज जीरो होने की वजह से 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 1 माइनस 0, यहाँ 1 ही बचेगा। लेकिन मैंने कहा ना ये आपको बी तक करना होगा, तो बी मतलब 80, राइट। 80 माइनस रिस्पेक्टिव की रो में है 120, रिस्पेक्टिव की कॉलम में तो 8 ही है, अपॉन की एलिमेंट 20, तो गाइस 21 जार 26 जार, तो आपको कितना मिला 80 एज इट इज, माइनस 6 इंटू 8 48, तो गाइस ये आपको मिल गया 32, ये आपको कितना मिल गया 32, फिनिश। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इटरेशन टेबल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेम घिसी-पिटी प्रोसेस, जेड निकालो। जेड कैसे निकालोगे, इस रिस्पेक्टिव कॉलम के कोएफिशिएंट को इन रिस्पेक्टिव करंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। करंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है, x2 रेस टू, पहले तो दोनों के 0 0 थे, s1 s2 थे इसलिए, लेकिन इस बार x2 का देखो गाइस 16 है, ठीक है, तो वो आपको करना होगा। चलो ये चलो इसको तो एज इट इज रख दो, मैं इसको भी बदल रहा है। हाँ, तो यहाँ जेड जे कैसे आएगा गाइस, 1/2 इंटू 16 प्लस, मैंने क्या कहा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट, और वो भी कॉलम वाइज जाना है, 1/2 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 0। गाइस ये जीरो अगर आ गया तो ये मल्टीप्लाई नहीं भी करो तो चलेगा, जीरो ही आने वाला है, तो जीरो ऐड करो या कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना है गाइस, 8 प्लस 0 8, सेम 1 इंटू 16 16 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 16 प्लस 0 16। नाउ 1/20 इंटू 16 बराबर, ये कितना आएगा 4/5, एंड -2/5 इंटू 0, कोई भी फर्क पड़ेगा, -2/5 इंटू 0 0 ही आएगा। हाँ, बट 1/20 इंटू 16, तो ये 4/5 आ गया, 4 से डिवाइड करके 4/5 प्लस 0 हो गया ना, ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये बन गया 4/5, एंड 0 इंटू 16 0, 1 इंटू 0, देखो अब यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 इंटू 16 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां तक आपने कर देना है, और उसके बाद क्या करोगे, सीजे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड जे, चलो फटाफट से, तो सीजे माइनस जेड जे, बताओ 12 माइनस 8 4, 16 में से 16 गया 0, 0 माइनस 4/5 -4/5, राइट, 0 -4/5 मिलेगा, -4/5 निगेटिव आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपको मालूम है सीजे माइनस जेड जे अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो क्या चाहिए, निगेटिव या जीरो। ठीक है, तो सीजे था 0, जेड जे था 4/5, 0 -4/5 -4/5 एंड 0 -0 0। देखो ये 0 है, चल गया, हमें निगेटिव या जीरो चाहिए, लेस देन मतलब क्या, निगेटिव या जीरो, ये निगेटिव चल गया, ये जीरो चल गया, अरे यार ये पॉजिटिव आ गया, यानी अभी भी मेरा फाइनल आंसर नहीं आया है, ये बन जाएगा जो भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव थे तो मैंने कहा जो बड़ा है उसको सिलेक्ट करो, अब यहाँ तो कोई दो रहा है ही नहीं, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया, रास्ते का काटा, ये पॉजिटिव है, इसको हमने अब ले लिया इनकमिंग वेरिएबल। तो गाइज इस बार इनकमिंग वेरिएबल है x1, लेकिन अब कोई आएगा तो कोई जाएगा, और वो जाने के लिए हम निकालते हैं रेशो। रेशो हम क्या करते हैं, जो भी इनकमिंग वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लेते हैं, उसको डिवाइड मतलब उससे डिवाइड करते हैं रिस्पेक्टिव बी को, जो भी बी है रिस्पेक्टिव डिवाइड कर दो उसको 1/2, फिर यहाँ 32 को डिवाइड कर दो 4 से, यानी ये इनकमिंग वेरिएबल x1 के एलिमेंट से b को डिवाइड कर लो, तो 6/1/2, गाइस 1/2 देखो 6/1/2, तो 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा ना, यानी ये कितना बन गया 12, एंड 32/4, ये कितना बन गया 8, और इसमें से कौन सा लेना होता है, जो छोटा है, मतलब गाइस अब s2 जाएगा x1 आएगा, आई रिपीट s2 जाएगा x1 आएगा। तो चलो गाइस मैं क्या करता हूँ ना, नेक्स्ट स्लाइड में ये पहले ये टेबल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल पहले एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है, x2 s1 यहाँ पे x2 था और s2 था, है ना, स्टार्टिंग से मैं जो लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे आपके बेसिक वेरिएबल, फिर यहाँ पे cj 12 16 0 0 x1 x2
S1 S2, ये था 16, ये था 0, राइट। और उसके बाद एलिमेंट लिख लेंगे फटाफट से, 1/2 1, 1/20 0, 1/2 1, 1/20 0, और B, क्योंकि हमें B तक करना होता है ना, तो वो है 6, 40 माइनस 40 माइनस इतना 2/5 1 32, 2/5 1, और B आया था 32। और गाइज उसके बाद आपका CJ माइनस ZJ, तो ZJ लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो हमें बस इसको ही चेंज करना होता है, ZJ को चेंज नहीं करना होता है, बट फिर भी देखो कर लेते हैं। तो ZJ आपका यहाँ पे आया था 8, माइनस यहाँ पे आया था आपका 16, यहाँ पे आया था 4/5, यहाँ पे आया था 0, ठीक है। और फिर CJ माइनस ZJ आपका आ गया था गाइज 40 माइनस 4/5, एंड आपने ले लिया था 0, 0 माइनस 0 0, और फिर इसमें से जो पॉजिटिव बस उसको सिलेक्ट किया, तो इनकमिंग मिल गया था आपको क्या, x1, यानी अब x1 की एंट्री होने वाली है शानदार। और अगर x1 की एंट्री होने वाली है तो किसकी, तो एग्जिट करनी पड़ेगी, और वो भी हमने डिसाइड कर ली थी रेशो निकाल के, 6 को 1/2 से डिवाइड किया था, 6/1/2, ये कितना आ गया था 12, ठीक है, एंड 32/4 8, और ये हुआ हमारा आउटगोइंग। तो गाइज S1 जाएगा, सॉरी S2 जाएगा, और उसके जगह x1 आएगा। और अब यहाँ पे की एलिमेंट और की रो और की कॉलम देख लो क्या मिला, ये मिला आपको की कॉलम, राइट, ये मिला आपको की रो, ये बड़ी मैटर कर जाती है गाइज। और फिर गाइज ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है, ये मिला आपको की एलिमेंट, तो की एलिमेंट मिल गया 4, तो खत्म गाइज, फटाफट से बना लो। अब आपको पता है x2 तो एज इट इज रहेगा, S2 के जगह, S2 अब क्या कर रहा है, जा रहा है उसके जगह x1 आ रहा है, बराबर जो जिसके जगह आ रहा है ना उसी की जगह लिखो, यहाँ कोएफिशिएंट लिख दो, तो x2 का कोएफिशिएंट है 16, यहाँ लिख दो, x1 का कोएफिशिएंट है 12, यहाँ लिख दो, ये है CB। CB मतलब क्या, करंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट, करंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट। अब यहाँ बेसिक वेरिएबल x1 x2 S1 S2, और यहाँ पे उनका CJ 12 16 0 0, राइट, और B तक लिखना है। चलो गाइस, अब देख लो, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे किसी भी तरह ये 4 को 1 करना है। अगर 4 को 1 करना है तो इस पूरे रो को, मैंने कहा ना ऑपरेशन रो वाइज होगा हमेशा, इस पूरे रो को 4 से, पहले पहले आपको टफ लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना इतनी घिसी पिटी प्रोसेस लगेगी, मजा आ जाएगा। तो इस पूरे रो को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4/4 1, 0/anything यानी 0/4 0, -2/5/4, गाइस देखो -2/5/4 मतलब ये क्या, -2/5 इंटू 1/4, राइट ना, ये 4 अपॉन कुछ नहीं मतलब 4/1 है, राइट, -2/5 तो एज इट इज, नीचे सिर्फ 4 है, तो इसको हम इंटू 1/4 भी लिख सकते हैं ना कैसे, तो सिंपल है, नीचे सिर्फ 4 है, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 4/1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/4, समझा। तो गाइज ये कितना हो गया -2/20, और उसी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो -1/10, तो ये बन गया -1/10, ठीक है। और साथ ही में गाइज अब क्या हो गया 1/4 1/4, आपने इस पूरे रो को 4 से डिवाइड कर दिया, पूरे रो को 4 से डिवाइड कर दिया, लेकिन ऑपरेशन कहाँ तक करना होता है आपको, बी तक करना होता है, तो बी में भी कर लो ना यार, 32/4 8। चलो गाइस ये तो बन गया। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट है की कॉलम में, एक्सेप्ट दिस की एलिमेंट, एक्सेप्ट ये की एलिमेंट 4, उसको तो हमने 1 करना था एज पर रूल, सबसे पहले वो हमने कर दिया, सबसे पहले वही काम करो, फिर बाद में बचे हुए सारे एलिमेंट इस की कॉलम के 0 करो, और ये 0 हो ही जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। उसके लिए बस एक फॉर्मूला है कि न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट, अभी हमने देखा भी था, की रो एलिमेंट की रो वैल्यू इंटू की कॉलम वैल्यू अपॉन की एलिमेंट वैल्यू, ठीक है, बस ये फॉर्मूला लेना है। तो अब देखो ये तो बाय डिफॉल्ट 0 बन ही जाता है 1/2, मैंने आंखें बंद करके 0 लिख दिया, इसमें अपना टाइम बचा लो, क्योंकि ये फॉर्मूला का मैंने जैसे कहा जन्म ही इसलिए हुआ है कि इसको 0 करने के लिए। तो अगर आप यहाँ 1/2 लिख भी दोगे, माइनस उसका रिस्पेक्टिव की रो एलिमेंट कौन है, देखो इस की रो यानी होरिजेंटल लाइन, कॉलम यानी वर्टिकल लाइन, तो इस 1/2 के रिस्पेक्ट में इस होरिजेंटल लाइन में कौन है 4, अगेन की कॉलम एलिमेंट तो वो खुद ही है की कॉलम, अपॉन की एलिमेंट 4 ही है, तो 4 4 कटा, 1/2 माइनस 1/2 0 ही आएगा, तो ये काम अपना बचाओ। नाउ गाइस बचे हुए एलिमेंट के लिए प्रोसेस हमें करनी होगी, तो बचा क्या है 1, अगला एलिमेंट है ओल्ड एलिमेंट, ये है 1, तो 1 लिख दो,
माइनस, अब रिस्पेक्टिव की रो में कौन है, रिस्पेक्टिव की रो में जीरो है। लो भाई, जीरो होने से काम बड़ा आसान हो जाता है। तो रिस्पेक्टिव की रो में जीरो है, रिस्पेक्टिव की कॉलम में 1/2 है, अपॉन की एलिमेंट 4। बट जीरो होने से जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो 1 माइनस जीरो, यहाँ पे 1 ही आएगा। चमका गाइस। फिर अब हम लेंगे 1/20। 1/20 में ये देखो, ये एलिमेंट है हमारा 1/20, इसके रिस्पेक्टिव की रो में है माइनस 1/20 ओल्ड वैल्यू, उसके जगह न्यू वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो रिस्पेक्टिव की रो में है -2/5, रिस्पेक्टिव की कॉलम में है 1/2, और की एलिमेंट है 4। की एलिमेंट कितना है गाइस, 4। तो गाइस अब इसमें कैलकुलेशन करना होगा। 1/20, सबसे पहले तो यार मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। ये 1/20 एज इट इज, ये माइनस और प्रोडक्ट माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना मिला गाइस, 2 कटा, 2 कटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 कट गया, तो 1/5/4। ठीक है। और गाइस 1/5/4 फिर से कितना होगा देख लो, अभी जैसे बिल्कुल इसकी तरह, इसकी तरह 1/5/4 है, 4 को अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/5/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/5 इंटू 1/4, क्योंकि 4 को अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये फ्रैक्शन ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/1 1/4 बन जाएगा, तो ये 1/20 बना। तो गाइज ये कितना बना, दिख ही रहा है, 1/20 प्लस 1/20 मतलब 2/20, राइट। ये बना 1/20 प्लस, मैंने बता दिया कि 1/5/4 क्या बन जाएगा, यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, 1/20 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 2/20 और 2/20 मतलब भी कितना, 1/10। तो गाइज यहाँ आ गया 1/10। समझा, यहाँ आ गया 1/10। कैलकुलेशन बस करना है यार, बेसिक डिवीजन सब, मल्टीप्लीकेशन और इसका तो खत्म। यहाँ 1/20 प्लस 1/20, डिनोमिनेटर कॉमन, 1 + 1 2, 2/20 मतलब ये होता है 1/10, खत्म गाइस। और एक लास्ट है ये वाला एलिमेंट, तो देखो यहाँ करता हूँ कैलकुलेशन। न्यू एलिमेंट निकालना है, तो ओल्ड एलिमेंट है 0, रिस्पेक्टिव की रो में है 1, रिस्पेक्टिव की कॉलम में है 1/2/4। तो गाइस ये कितना हुआ, 0 माइनस 1/2/4 कितना होगा, 1 इंटू 1/2 1/2, राइट। 1 इंटू 1/2 हो गया 1/2/4। फिर से गाइज ये यही बन जाएगा ना, 0 माइनस 1/2 इंटू 1/4, ये 4/1 ऊपर जाके 1/4 हो गया, तो 0 माइनस 1/8 बन गया -1/8। एक एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ आपको मैं, एक गलती से भी कोई गलती ना हो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करो, जैसे जैसे आप मतलब कॉन्फिडेंट अच्छे खासा होल्ड आना आपका शुरू होता है, तब बहुत सी चीजें मनी मन कर लिया करो कि यार ये तो 1/2/4, तो ये सिंपली ये डिनोमिनेटर आप ऐसे भी याद रखो गाइस। जब भी ऐसे ऊपर फ्रैक्शन और नीचे सिंगल वैल्यू होती है ना, सुनना, जब भी ऐसे ऊपर फ्रैक्शन है, मान लो a/b और नीचे सिंगल वैल्यू होती है, तो दोनों, ये भी b भी डिनोमिनेटर है, c भी डिनोमिनेटर है, दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है a/bc। अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद करना शुरू कर दोगे जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो होता ही है। हाँ, अगर ऊपर ये है, नीचे c/d है, तो a/b एज इट इज c/d, ऊपर जाके d/c बन गया। मैंने आपको इसी तरीके से समझाया कि 4 को अपॉन कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं होता है अपॉन उसका 1 होता है ना, तो 4/1 लिख दो, और 4/1 ऊपर जाके क्या हो गया, 1/4, राइट। ये मैंने आपको दिखा, यहाँ पर भी 4 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1/4। लेकिन धीरे धीरे आप ये भी याद रखना शुरू करो कि ऊपर अगर फ्रैक्शन है और नीचे सिंगल वैल्यू है, ठीक है, तो ये जो दोनों डिनोमिनेटर होते हैं ना, ऊपर a/b है, नीचे सिंगल वैल्यू है, दोनों डिनोमिनेटर मर्ज हो जाते हैं, मतलब ये भी डिनोमिनेटर b, सी भी डिनोमिनेटर a/bc। तो यहाँ पे वही होगा 1/1 1/2/4, ये दोनों डिनोमिनेटर मर्ज हो गए 1/8, और ये माइनस साइन एज इट इज। सेम यहाँ पर भी देख लो, ये क्या हो जाएगा 1/5/4, ये दोनों डिनोमिनेटर मर्ज होके 1/20। ये इतना करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट को ये नहीं पता उसको भी मैंने बता दिया। चलो गाइस, अब उसके बाद आपको बी के लिए भी तो करना है ना, ये प्रोसेस आपको कहाँ तक करनी है, बी तक करनी है। तो चलो ये बेसिक कैलकुलेशन हटाता हूँ, और अब बी पे हम यहाँ कर रहे हैं कैलकुलेशन। सेम फॉर्मूला, न्यू एलिमेंट जो भी है बी का, वो कैसे मिलेगा, जो भी बी का ओल्ड एलिमेंट है उसके जगह न्यू एलिमेंट आएगा। तो देखो ओल्ड एलिमेंट बी का, हम किसको बना रहे हैं, फर्स्ट रो को ना, तो फर्स्ट रो में बी है 6, ठीक है, माइनस उसके रिस्पेक्ट के की रो। अच्छा, की रो हमें 32 तक लेना होता है गाइस, मतलब बी तक लेना होता है, यहाँ तक हमें लेनी होगी की, डन है। तो हमने जो 1 पे रोक दी, आपको मालूम है वो हमें पूरी बी तक लेनी होती है। हाँ, सो गाइज अब देखो,
6 है हमारा ओल्ड वैल्यू, उसके रिस्पेक्टिव रो में है 32, की रो एलिमेंट की कॉलम में तो 1/2 ही है, अपॉन की एलिमेंट है 4, तो गाइस 2 1 जार 2, 16 जार, तो ये आपको कितना मिला 6 माइनस 16 अपॉन 4, 32 अपॉन 1/2 ना, तो 32 अपॉन 1/2 कितना हुआ 16, 16 अपॉन 4 कितना होगा गाइस 4, तो 6 माइनस 4 कितना मिला 2, तो यहाँ आ गया 2। दैट्स इट। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये आपका हो गया गाइस सीजे बराबर। अब जेड जे रेडी कर लोगे आप, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 इंटू 12 12, 1 इंटू 16 0, 0 इंटू 12 16, समझ रहे हो ना गाइस? कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बोलो बिंदास पूछो। तो 0 इंटू 16 0, ऐसे ही करते हो आप जेड जे, ये कॉलम के एलिमेंट को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 16 0, प्लस 1 इंटू 12 12, तो 0 प्लस 12 12, 1 इंटू 16 16, लेकिन 0 इंटू 12 0 हो गया तो 16 आएगा। नाउ गाइस 1/10 इंटू 16 देख लो अब यहाँ पे, हाँ कर ले तो कैलकुलेशन। सो यार बहुत इजी है, तो देख लो। अब इस कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/10 इंटू 16 प्लस माइनस 1/10 इंटू 12, तो गाइस ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8/5, प्लस माइनस देखो ये प्लस और ये अंदर का मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपका 6/5, तो ये आपको मिल जाएगा 2/5 बराबर 8/5 टू माइनस 6/5, तो ये हो गया डिनोमिनेटर कॉमन लेके 8 माइनस 6 2/5। एंड उसी तरह दोस्तों माइनस 1/8 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 1/4, गाइस ये कितना हुआ, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो गाइस ये कितना मिला -1 इंटू 2 है ना, 16 को 8 ने डिवाइड कर दिया, 2 इंटू -1 -2 एंड 3 इंटू 1 3, तो -2 प्लस 3 कितना मिला 1, तो गाइस यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, खत्म है। सो फिनिश है। 8 इंटू 2, 8 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 2, बट 2 इंटू -1 -2, 12 डिवाइड बाय 4 है ना, ये 1/4 है, -1/8 इंटू 16 प्लस 1/4 इंटू 12, तो 4 3 जार 12, 3 इंटू 1 3, तो ये बना 1। और उसके बाद सी जे माइनस जेड जे, दोस्तों सी जे में से जेड जे माइनस करो, 12 में से 12 गया 0, 16 में से 16 गया 0, 0 में से 2/5 गया -2/5, 0 में से 1 गया -1। क्या बात है गाइस, हमने देखा था ना कि मैक्सिमाइज में क्या आना चाहिए, सारे वैल्यू निगेटिव या जीरो। अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो सारी वैल्यूज आनी चाहिए निगेटिव या जीरो, और इसमें देखो ये आ चुका है मैक्सिमाइज का क्वेश्चन, सारी वैल्यू जीरो या निगेटिव। तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये जो बी का कॉलम बना है गाइस, ये ही रिस्पेक्टिव एक्स की वैल्यूज है फॉर गेटिंग मैक्सिमाइज फंक्शन, फॉर गेटिंग मैक्सिमाइज सॉल्यूशन। देखो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल। अब आ गया, अब और कोई इटरेशन टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल बनाया, उसमें सीजे माइनस जेड जे ने ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई नहीं करी, फिर आपने इटरेशन 1 टेबल बनाया। देखो ये बना था इटरेशन 1 टेबल, राइट, ये बना था इटरेशन 1 टेबल, यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव रह गया था, फिर आपने इटरेशन 2 टेबल बनाया, ये इटरेशन 2, और यहाँ पे सीजे माइनस जेड जे ने ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई कर दी है, तो खत्म। देयरफॉर अब जेड मैक्स हमें निकालना है आपका, तो जेड मैक्स क्या है 12x1 प्लस 16x2, यही है ना जेड मैक्स। बाकी 0s1 0s2 तो फॉर्मेलिटी थी गाइस, हमें पता ही s1 कुछ भी मिल जाए, s2 कुछ भी मिल जाए, बट जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा। तो वो आप फाइनल आंसर में नहीं भी लिखो तो चलेगा, वो तो सिंप्लेक्स टेबल बनाने की एक फॉर्मेलिटी थी जो हमने किया, बट जेड मैक्स का आपको यही दिया था ना। देख लो पेजेस पलट के, 12x1 प्लस 16x2। अब इसमें आपका x1 x2 मिल गया है, हाँ देखो फाइनल इटरेशन टेबल जिसमें cj माइनस जेड जे सेटिस्फाई हुआ है, हम अब दावे के साथ बोल सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन इज नाउ ऑप्टिमम, क्योंकि इसने ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई कर दी है तो सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। तो उसमें x2 क्या बना है, अब देखो सबसे पहली रो में x2 है, उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है 2, और x1 x2 की वैल्यू बनी है 2, और x1 की रिस्पेक्टिव वैल्यू है 1, सॉरी 8, x1 की रिस्पेक्टिव वैल्यू है 8, तो गाइस 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 8, राइट, तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24, 16 8 जार कितना होता है 128, तो आंसर कितना बना गाइस 150, करेक्ट है, 12 2 जार 24। देखो ओ ओ माय गॉड, माय बैड, x2 इज 2 ना, x2 इज 2 बराबर। वो ऐसा नहीं है कि पहला वेरिएबल है तो हमेशा x1 रहेगा x2 रहेगा, नहीं, आपके सामने आंखों के सामने है
यहाँ x2 के रिस्पेक्ट में 2 दिख रहा है तो x2 की वैल्यू 2 मिली, और x1 के रिस्पेक्ट में 8 दिख रहा है तो x1 की वैल्यू 8 मिली गाइस। तो बराबर 12 इंटू x1 की जगह 8 लिखो, प्लस 16 इंटू x2 की जगह 2 लिखो। 12 8 जार 96, 16 2 जार 32। तो ये आपको फाइनल आंसर कितना मिल गया? 128। बोलो चमका क्या? ये है Z मैक्स की फाइनल वैल्यू 128 एट x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 2। खत्म। इससे बेस्ट आंसर नहीं आ सकता, ये दिया है सिंप्लेक्स मेथड ने इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है गाइस, आई होप मजा आया होगा। आने वाले सेशन में और नई चीजें सीखोगे। आज आपने 2 कंस्टेंट सीखा है, लास्ट लेक्चर में भी 2 कंस्टेंट थे बट एक इटरेशन में काम हो गया, इस बार 2 इटरेशन लगे, बट देख रहे हो वही घिसी पिटी प्रोसेस है। प्रैक्टिस करो, आने वाले सेशन में हम 3-3 कंस्टेंट भी देखेंगे और भी कुछ उसमें ट्विस्ट देखेंगे। डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।